तो हेलो, मैं होम साइंस लर्नर। मैंने आपको जो है कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। पहले पार्ट में मैंने आपको कोशिका के बारे में बताया, दूसरे पार्ट में मैंने आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बताया और तीसरे पार्ट में मैंने आपको कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। ठीक है, तो मैंने अब लगभग 12 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप लोग कोई प्रैक्टिस सेट लगाएं ना, तो ये जो आपके चारों ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं ना, उनको चारों को क्लियर करिए। इससे ये होएगा कि आपकी थ्योरी तो पूरी अच्छे से क्लियर ही है, साथ में आपको ये क्लियर होने से आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से आ जाएगा। जो क्वेश्चन छूटे होंगे वो भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पढ़ते हैं। मानव कोशिका में राइबोसोम्स का प्राथमिक कार्य क्या है? किसका पूछा? राइबोसोम्स का। सेलुलर संचार, कोशिकीय श्वसन, अपशिष्ट उन्मूलन या प्रोटीन संश्लेषण। तो सेलुलर संचार क्या होता है? जब एक कोशिका दूसरी कोशिका के साथ परस्पर क्रिया करती है, जिसके कारण से कोशिकाओं की वृद्धि और विकास संभव हो पाता है, तो उस संचार को हम लोग, उस क्रिया को हम लोग सेलुलर संचार कहते हैं। किसको? जब एक कोशिका दूसरी कोशिका के साथ परस्पर क्रिया करती है, तो वह संचार उनका सेलुलर संचार कहलाता है। दूसरा है कोशिकीय श्वसन। मैंने आप लोगों को बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, उसमें जो है मैट्रिक्स नामक तरल पदार्थ भरा होता है, उसमें उंगली नुमा संरचना होती है जिसमें क्रिस्टी भरा हुआ होता है। तो इसी क्रिस्टी में आपके सेल श्वसन का कार्य होता है, जिसमें 38 एटीपी बनते हैं और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो जो हमने सेल श्वसन बताया था उसी को ही कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है। अपशिष्ट उन्मूलन। मैंने आपको मैंने आपको लाइसोसोम के बारे में बताया था कि जो भी कोशिकाएं जो होती हैं क्षतिग्रस्त होती हैं, तो उनको वो अपना जल अपघटक एंजाइम छिड़क कर उनको नष्ट कर देता है। तो जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य कौन कर रहा था? आपका लाइसोजाइम। तो आपने देख लिया कि सेलुलर संचार क्या हो गया? कोशिकीय श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया ने किया, अपशिष्ट उन्मूलन का कार्य आपका लाइसोसोम ने किया, और बचा प्रोटीन संश्लेषण। तो मैंने आपको बताया था कि अंतःप्रवृत्ति जालिका जो होती है उसका एक हिस्सा चिकना और एक खुरदरा होता है। जो खुरदरा वाला हिस्सा, जो चिकना वाला हिस्सा होता है वो तो वसा का निर्माण कर रहा होता है, वहीं जो चिकना वाला हिस्सा होता है खुरदरा वाला जो हिस्सा होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो छिद्र कौन से होते हैं? छिद्रनुमा संरचना होती है, वो आपके राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या कार्य करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं कि मानव कोशिका में राइबोसोम्स का प्राथमिक कार्य प्रोटीन का निर्माण करना या प्रोटीन का संश्लेषण करना है। ठीक है, तो पहले का आपका ये वाला क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, उसके बाद में आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मानव कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन सा अंगक उत्तरदायी है? इसमें पूछा है कि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन सा अंगक उत्तरदायी है। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्रक, फिर गोल्गी का, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रवृत्ति जालिका। तो केंद्रक क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो शरीर होता है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। हमें कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है, कब सोना है, कब उठना है, ये सारे काम हमारा ब्रेन देखता है। उसी प्रकार से कोशिका का ब्रेन जो होता है वो केंद्रक होता है। इसको सेल्स ऑफ ब्रेन की सेल्स की ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। वहीं जो आपका गोल्गी काय है, यह आपके परिवहन का कार्य करता है। मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, उसके साथ साथ कोशिकाओं में प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। तो इन प्रोटीन और ऊर्जा को कहाँ पे ले जाना है, कैसे ले जाना है, इस प्रकार का कार्य जो है परिवहन का कार्य, वो आपका गोल्गी काय करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है ऊर्जा की उत्पत्ति करना। कि मैट्रिक्स नामक तरल पदार्थ भरा होता है, उसमें उंगली नुमा संरचना होती है, उसमें जो है क्रिस्टी प्रेजेंट होता है। इसी क्रिस्टी के में सेल श्वसन का कार्य होता है, जिसमें 38 एटीपी बनते हैं और एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज जो बनता है उससे हमें ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या हो गया था? आपका ऊर्जा की उत्पन्न करना। उसके बाद में आया अंतःप्रवृत्ति जालिका। अंतःप्रवृत्ति जालिका क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि इसका एक हिस्सा चिकना और एक हिस्सा खुरदरा होता है। जो चिकना हिस्सा होता है वो वसा का निर्माण करता है और खुरदरा वाला हिस्सा प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन का निर्माण आपका खुरदरा वाला हिस्सा कर रहा है, इसमें राइबोसोम्स हैं। तो अब इसमें पूछा क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का। तो आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य कर रहा है? ऊर्जा उत्पत्ति का कार्य कर रहा है, अतः इसमें ये वाला सही हो जाएगा। अब
तीसरे को देखते हैं। मानव कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंगक उत्तरदायी होता है? इसमें है लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, अंतःप्रवृत्ति जालिका, केंद्रक। तो लाइसोसोम का कार्य क्या होता है कि जो भी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हैं या कोशिकाएं जो कार्य सही से नहीं कर रही हैं, इसके अलावा जो अपशिष्ट व्यर्थ पदार्थ हैं उनको नष्ट करने का कार्य आपका लाइसोसोम करता है। क्लोरोप्लास्ट, तो मैंने आपको लवक के बारे में बताया था कि जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहे थे? पेड़ पौधों को वो भोजन बना रहे थे। दूसरा आपको भोजन का संग्रह कर रहे थे और तीसरा आपको भोजन को रंग प्रदान कर रहे थे। ठीक है, तो आपका हो गया क्लोरो, ल्यूको और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ये आप क्लोरोप्लास्ट भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तीसरा है अंतःप्रवृत्ति जालिका। अंतःप्रवृत्ति जालिका का मैंने बताया था कि एक हिस्सा चिकना और एक हिस्सा खुरदरा है। जो चिकना हिस्सा है वह वसा का निर्माण कर रहा है, वहीं खुरदरा हिस्सा आपका प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। और लास्ट में आया केंद्रक। इसको कोशिका का ब्रेन बोलते हैं। जिस प्रकार से मानव का ब्रेन उसका दिमाग होता है, जिस प्रकार से मानव का मुख्य केंद्र बिंदु उसका दिमाग होता है, उसी प्रकार के कोशिका का मुख्य केंद्र बिंदु या केंद्रक होता है, जो कोशिका के सभी अंगों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इसमें पूछा क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा उत्तरदायी? तो यहाँ प्रोटीन संश्लेषण के पहले में तो हो गया था प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम। सब यहाँ राइबोसोम तो है नहीं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अंतःप्रवृत्ति जालिका जो है उसमें ही आपका राइबोसोम उपस्थित है, अतः यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप आप लोग अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मानव कोशिका में गाल्जी तंत्र की क्या भूमिका होती है? पहला, सेलुलर कचरे को तोड़ें, पानी और पोषक तत्वों को संग्रहित करें, प्रोटीन को संशोधित, पैकेज और परिवहन करें, ऊर्जा को उत्पन्न करें। तो सेलुलर कचरे को तोड़ें, ये किसकी बात कर रहा है? आपको समझ में आ गया होगा, कचरे से, कि जो अपशिष्ट और व्यर्थ पदार्थ हो उसको नष्ट करने की बात कर रहा है। तो ये कौन करेगा? आपका लाइसोसोम। पानी और पोषक तत्वों को संग्रहित करें, तो यहाँ पर संग्रह की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था राजधानी के बारे में कि पादप में भी पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है। पादप की राजधानी बड़ी होती है, वहीं जंतु कोशिका की राजधानी छोटी होती है। तो जो राजधानी होती है वो जल का संग्रहण करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे संग्रहित करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो गया आपका राजधानी। प्रोटीन को संशोधित, पैकेज और परिवहन करें, तो यहाँ पे आपने यह देखा कि परिवहन का कार्य हो रहा है, वो भी प्रोटीन को संशोधित करने का, पैकेज करने का तथा परिवहन का कार्य हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो है आपका जो अंतःप्रवृत्ति जालिका आपका जो गाल्जिका है वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में मिलकर कार्य कर रहा है। वह जो है ऊर्जा और प्रोटीन को जहाँ जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे उसके बाद में लास्ट है ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था? ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य कर रहा था। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो गया? आपका गाल्जिकाय हो गया, गाल्जी तंत्र हो गया, जो कि प्रोटीन का परिवहन करने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। फिर 5 नंबर का है आपका कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो यहाँ पे बात हो रही है विभाजन की। तो समझते हैं पहले से। गाल्जिकाय, केंद्रक, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। गाल्जिकाय का कार्य क्या था? अभी आपने ऊपर देखा कि गाल्जिकाय का कार्य था आपका परिवहन का, कि वो प्रोटीन को जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे पहुँचा रहा है और मेन परिवहन का कार्य कर रहा है। केंद्रक को मैंने आपको बताया था कि कोशिका का ब्रेन होता है केंद्रक, जो कोशिका के सभी अंगों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। फिर अब ये सेंट्रोसोम्स को मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोसोम्स का मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन का। मैंने आपको कोशिका विभाजन में ये भी बताया था कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है। एक समसूत्री, एक असमसूत्री, एक अर्धसमसूत्री, 3 प्रकार का कोशिका विभाजन भी बताया था। तो इसमें लास्ट वाला है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स का मैंने आपको बताया था कि जो भी व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तो इस आधार पर कोशिका विभाजन में सहायता कौन कर रहा है? आपका सेंट्रोसोम्स। तो इसमें ये वाला सही हो गया। 6 नंबर में है आपका पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। तो मैंने आपको कोशिका भित्ति के बारे में सबसे पहले नंबर बताया था, कोशिका भित्ति के बारे में। तो क्या बताया था आपको कि यह केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है और इसमें पौधों की कोशिकाओं के सभी अंग सुरक्षित रहते हैं और यह पौधों में पाई जाती है, इसीलिए सेलुलोज की बनी होती है। तो पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण यही जो है
कोशिका भित्ति जो है ये पौधे की कोशिकाओं का बाहरी आवरण भी कहलाता है, और जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है, इसलिए ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो इसका ये कोशिका भित्ति हो जाएगा। इसके साथ समझते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। इसको कोशिका कला भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोशिका कला जंतु कोशिका और पादप दोनों में पाई जाती है, और ये कोशिका की पारगम्यता को बनाए रखती है, यानी व्यर्थ पदार्थों को भीतर नहीं आने देती है और पोषक पदार्थों को भीतर जाने देती है। तो ये जो है आपकी झिल्ली की पारगम्यता को बनाए रखती है, ठीक है, कोशिका की पारगम्यता को बनाए रखती है आपकी कोशिका कला। साथ ही जंतु कोशिका के जो सभी अंग हैं इस कोशिका कला में सुरक्षित रहते हैं। पादप कोशिका के अंगों को यह कोशिका भित्ति सुरक्षित रखती है, और जंतु कोशिका के अंगों को यह कोशिका झिल्ली सुरक्षित रखती है। उसके बाद में आप देखते हैं केंद्रक के बारे में। तो मैंने बताया था केंद्रक आपका जो होता है ये कोशिका का ब्रेन कहलाता है। कोशिका के सभी अंगों को नियंत्रित करने का कार्य आपका ये केंद्रक कहलाता है। उसके बाद में समझते हैं जीवदत्त। तो जीवदत्त मैंने आपको बताया था कि यह गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जो कोशिका के जीवन की इकाई होती है, और इसकी खोज जो है आपके पुरकिंजे ने की थी। अगर कोशिका से ये जीवदत्त निकाल दिया जाए तो कोशिका पूर्णतया मर जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि आप दिख रहा होगा। उसके बाद में देखते हैं कि जीवदत्त में सबसे अधिक कार्बनिक होता है जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आपका जल भी लिखा है, वसा लिखा है, प्रोटीन लिखा है, कार्बोहाइड्रेट लिखा है। तो आपको ये बता दें कि इसमें से प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो आपके हैं वो आपके कार्बनिक पदार्थ में आते हैं, वहीं आपका जल जो है वो कार्बनिक पदार्थ में आता है। वैसे तो इसमें सबसे अधिक मात्रा जल की है, लेकिन इसमें कार्बनिक पदार्थों के बारे में पूछा है। देखिए ये तीनों वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये आपके होंगे कार्बनिक पदार्थ, वहीं जो आपका ये जल है, जल हो गया अकार्बनिक पदार्थ। अगर पूछते कि किस पदार्थ की मात्रा जो सबसे ज़्यादा होती है तो जल की होती है, लेकिन पूछा किस कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है तो वो आपकी होती है प्रोटीन की। किसकी होती है? प्रोटीन की। लगभग जो हमारा ये जीव द्रव होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 15% तक पाई जाती है, लेकिन इसमें होता है जल सबसे अधिक जो कि होता है 80%। लेकिन जो है आप जल को नहीं टिक कर सकते क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ पूछा है, और जल ये हमारा अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंतःप्रविधि जालिका में बहुधा जुड़े रहते हैं लाइसोसोम्स। मैंने आपको लाइसोसोम्स का कार्य बताया था कि जितने भी व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य आपका लाइसोसोम्स करता है। राइबोसोम्स मैंने आपको बताया था कि अंतःप्रविधि जालिका का एक हिस्सा चिकना एक खुरदरा होता है। जो खुरदरा हिस्सा होता है इसमें छिद्र पाए जाते हैं जो कि राइसोसोम्स होते हैं। छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो राइसोसोम होते हैं। सेंट्रोसोम्स मैंने आपको बताया था कि कोशिका विभाजन का कार्य जो होता है वो सेंट्रोसोम्स के माध्यम से होता है, और कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। केंद्रक मैंने आपको बताया था कि केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहते हैं। कोशिका के सभी अंगों को कंट्रोल करने का कार्य केंद्रक करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अंतःप्रविधि जालिका में बहुधा जुड़े होते हैं। कौन जुड़े होते हैं? आपके राइबोसोम्स, ठीक है। उसके बाद में लास्ट अभी नहीं है। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से, ग्लाइकोजन से, इंसुलिन से, उपयुक्त सभी से। तो कोशिका भित्ति की बात हो रही है। तो मैंने आपको कोशिका भित्ति के बारे में बताया था कि ये पौधों में पाई जाती है। पौधों में पाई जाती है इसलिए जब टेक्सटाइल मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, अभी मैं जब बताऊंगी कि इसमें वनस्पति जगत के जो रेशे होते हैं वो सेलुलोजिक होते हैं। उसी प्रकार से कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। इसके साथ में आपको ग्लाइकोजन और इंसुलिन भी समझा देते हैं। ग्लाइकोजन क्या होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा जो शरीर में ग्लूकोज जाता है, तो ग्लूकोज जब आवश्यकता से अधिक मात्रा में होता है, यानी जब उसको हम खर्च नहीं करते हैं तो उसको इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन जो है इंसुलिन की सहायता से लीवर उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, और यही ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। तो जब हम कभी व्रत उपवास करते हैं तो यही ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में बदल कर ऊर्जा देता है। तो ये आपका ग्लाइकोजन ये वो है ग्लाइकोजन जो आपका लीवर में संग्रहित रहता है, ठीक है। तो ये आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। आपका ग्लूकोज सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि आपका ग्लाइकोजन जो है आपकी जटिल शर्करा होती है। उसके बाद में इंसुलिन, तो जो इंसुलिन होता है इसी के कारण ही आपका जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में बदलता है। यदि इंसुलिन ना हो तो आपका ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल ही नहीं पाएगा। तो आपका ये दोनों पार्ट तो हो गए आपके मधुमेह से संबंधित। तो वो जो मधुमेह का टॉपिक आपको बताएंगे तब ग्लाइकोजन इंसुलिन के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। बाकी इसमें उपयुक्त सभी, तो आपने देख लिया कि उपयुक्त सभी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो कोशिका भित्ति बनी होती है किससे?
आपके सेल्यूलोज से। इसके बाद में आपका कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसमें रॉबर्ट्स हुक, स्लाइन एंड सॉन और लुई पास्चर, ए लुएनहॉक। तो रॉबर्ट हुक का नाम आपको सबसे पहले ही बताया गया था कि जो मृत कोशिका थी वो उसको जो है आपके किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। वही जीवित कोशिका को ए लुएनहॉक ने देखा था। मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने और जीवित कोशिका को ए लुएनहॉक ने देखा था। जो लुई पास्चर थे उन्होंने जो एक पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया होती है ये इन्होंने लुई पास्चर ने की थी। किड 1 की प्रक्रिया लुई पास्चर ने की थी। वो भी हम आपको आगे बताएंगे लुई पास्चर की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। इसके साथ में स्लाइड एंड स्वान। तो कोशिका के बारे में जो भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया वो आपके स्लाइड एंड स्वान ने किया। ठीक है। उसके बाद में कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, हिस्टोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या होता है? मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है वो साइटोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। उसके साथ में माइक्रोबायोलॉजी को समझते हैं। जो सूक्ष्म जीव और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जिनको हम देखते हैं सूक्ष्म जीव को, तो उनका अध्ययन इस माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। जेनेटिक्स, जो हमारे डीएनए, आरएनए, जीन्स ये सब होते हैं तो इनका अध्ययन जेनेटिक्स के माध्यम से किया जाता है। वहीं हिस्टोलॉजी, जब आगे आपको हम ऊतक का टॉपिक पढ़ाएंगे तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पूछा किसका? कोशिका के अध्ययन को, तो ये आपका साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में लास्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग कोशिका में अणुओं के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है? तो क्या बोल रहा है? कौन सा कोशिका का ऐसा अंग है जो अणुओं के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है? इसमें आपका लाइसोसोम्स को मैंने आपको बताया था कि वह व्यर्थ पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है। दूसरे पे आया आपका गोल्जी काय मैंने आपको ऊपर बता दिया कि अब परिवहन का कार्य करता है। तीसरे पे आया आपका कोशिका झिल्ली। मैंने आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली जो होती है उसको कोशिका कला भी बोलते हैं, या कोशिका की पारगम्यता को बनाए रखती है। साथ ही जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको भीतर आने से रोकते हैं और पोषक पदार्थों को भीतर जाने देती है। और इसके लास्ट में है माइटोकॉन्ड्रिया, यह आपका ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे आपका क्या पूछा गया? कोशिका के अणुओं में प्रवेश एवं निकास को नियंत्रित करती है। तो आपका हो गया कोशिका झिल्ली। ठीक है। ये हमारे यहाँ पे 12 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो आई होप मैंने आप लोग को जो भी बताया आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है। मैंने जो भी आप लोग को बताया है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा पूरा टॉपिक और उसको पढ़ाने का तरीका प्लस आपको मेरा प्रैक्टिस सेट कराने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ साथ में मैं अब आपको, मेरा कोशिका काफ़ी बड़ा था इसलिए इसमें अधिक टाइम लग गया, तो कोशिका हो जाने के बाद मैं आपको टिश्यूज़ यानी ऊतक के बारे में बताऊँगी। तो अब मैं कल से ऊतक का टॉपिक स्टार्ट करूँगी। आप LT ग्रेड का सिलेबस उठा के देख लीजिएगा। तो मानव शरीर क्रिया विज्ञान जो है आपका वो कोशिका से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने कोशिका से स्टार्ट किया है। इसके बाद मैं ऊतक बताऊंगी। इस प्रकार से क्रम से मैं एक एक टॉपिक आपको बताती जाऊंगी और उसका PYQ भी आपको और वो प्रैक्टिस सेट भी आपका कराती जाऊंगी 12 क्वेश्चन का इसी तरीके से। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।